गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं अमन भारद्वाज, रियलिटी मिनिस्ट्री से। आपने म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्टमेंट जरूर करी होगी, पर क्या आपको पता है एक ऐसा तरीका भी है जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो उसी तरीके से आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। उसका नाम है रीट। अब सबसे पहले ये समझते हैं रीट है क्या चीज़। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसके अंदर आप कम से कम 2 लाख रुपए डाल के भी आप आराम से रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपको रियल एस्टेट का एक्सपोजर मिल सकता है। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर समझते हैं इसके अंदर सेगमेंट्स क्या क्या आते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, कितने तरीके का रीट होता है, सब बारी बारी से कवर करते हैं आज। 3 तरीके के रीट होते हैं। एक होता है आपका इक्विटी रीट। तो ये रीट है, एक तरह से ट्रस्ट होता है। अब इस ट्रस्ट के अंदर इंडिविजुअल हो गए, कंपनीज हो गई, या फिर आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये इसके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये अपना पैसा रीट को दे देते हैं, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड। तो रीट क्या करता है, जैसे आपके होटल्स हो गए, ऑफिस स्पेसेस हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, या जितने भी तरीके की कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जो ऑलरेडी बनी हुई है और रेंट पे चढ़ी हुई हैं, उनके अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा। उनको क्या करेगा, वो उनको बाय कर लेगा। तो जो बाय करने के बाद होता क्या है कि वहां से जो रेंटल आ रहा होता है, वो रेंटल ये रीट क्या करेगा, आपके इंडिविजुअल को, कंपनी को, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, जिसने भी अपना पैसा वहां पे इन्वेस्ट किया था, उसको वो एज अ डिविडेंड दे देगा। एक और चीज भी करता है साथ साथ, जरूरी नहीं कि केवल रेंट ही वहां पे एज अ डिविडेंड दे। वो साथ साथ, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर होटल लिया, तो होटल उन्होंने बेच दिया। अब वो बेचने के बाद जो पैसा आया, वो एज अ डिविडेंड, वो पैसा भी आपका इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर आपका जो कंपनी है जिसने रीट के अंदर इन्वेस्ट किया था, उसके पास एज अ डिविडेंड चला जाएगा। इसको कहते हैं इक्विटी रीट, जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टी बाय करी है। दूसरा आ जाता है आपका मॉर्गेज रीट। मॉर्गेज रीट में क्या होता है, अगर आप देखोगे तो ये जो रीट है, ये पैसा तो ले रहा है आपका कंपनी से, इंडिविजुअल से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, लेकिन इस बार क्या कर रहा है मॉर्गेज रीट के अंदर, ये आगे जो भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, हम फिर वही 3 एग्जांपल ले लेते हैं। होटल हो गया आपका, ऑफिस स्पेस हो गया आपका, और कमर्शियल मॉल हो गया आपका। ये जो भी 3 चीजें हैं, इस बार ये इनको पैसा लोन देगा। उन इन्वेस्टर्स को पैसा लोन देता है, आप उनसे लोन भी ले सकते हो। पर लोन देने के बाद अब वहां से क्या आ रहा होता है, आपके पास इंटरेस्ट आता है। तो वो जो इंटरेस्ट होता है वो वापस करता है ये अपने प्राइमरी इन्वेस्टर को, जो कि आपका इंडिविजुअल है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या फिर कंपनीज है, एज अ डिविडेंड। ये हो गया मॉर्गेज रीट। तीसरे तरीके के रीट को बोलते हैं हाइब्रिड रीट। हाइब्रिड रीट वो रीट होते हैं जो आपके इक्विटी और साथ साथ मॉर्गेज रीट दोनों ही तरीके की इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाते हैं। तो होगा क्या, इस बार जो रीट है वो क्या करेगा, आपसे पैसा लिया इंडिविजुअल से, कंपनी से, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, वो प्रॉपर्टी आगे कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय भी कर सकता है, या उनको पैसा लोन पे भी दे सकता है। दोनों ही तरीके को यूज करने वाले रीट को, या फिर उस पर्टिकुलर ट्रस्ट को हम हाइब्रिड रीट कहते हैं। अब आप ये समझते हैं कि रीट इंडिया में काम किस तरीके से करता है। सेबी ने रीट के जो रेगुलेशन है वो 2014 में लेके आए थे। इसको जो रेगुलेट करती है बॉडी वो सेबी है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको एक इसके साथ एक कंडीशन रखी गई थी कि ना तो ये कोई कंपनी होनी चाहिए, ना ही ये कोई एलएलपी होना चाहिए। इसको आप एक ट्रस्ट बनाओ। सबसे पहला लॉ था ये इसका, जो सेबी ने डिक्लेयर किया। दूसरी चीज, ये जैसे आपके शेयर मार्केट के अंदर आपके जितने भी शेयर्स हैं वो सारे के सारे सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं, या फिर स्टॉक एक्सचेंजेस में रजिस्टर्ड होते हैं, फिर चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, एनएसई या बीएसई। उसी तरीके से जितने भी ये आपके इक्विटी रीट है, या फिर मॉर्गेज रीट है, या हाइब्रिड रीट है, ये सारे के सारे वहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। इसके अंदर एक सबसे अच्छी चीज क्या है, जो 80% पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपने जो पैसा दिया उसका 80% हिस्सा आपकी कंप्लीटेड या फिर रेंट जनरेटिंग प्रॉपर्टीज में ही इन्वेस्ट होता है, विद लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। और जो बचा हुआ 20% पैसा है टोटल एसेट का, वो अलग अलग जगह जाता है, जिसमें थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइल आपका बढ़ जाता है। जैसे कि आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हो गई विद लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स पोस्ट कंप्लीशन के साथ, ठीक है। और उस 20% में से भी आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर आप केवल 10% ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिस्टेड और अनलिस्टेड डेट ऑफ रियल एस्टेट कंपनीज के अंदर भी आप पैसा लगा सकते हो। उसके अंदर जो लिस्ट है और नहीं भी लिस्ट है आपके इक्विटी, क्या नाम है, सेबी के अंदर, उसके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं उस 20% में से। मॉर्गेज ब्लॉक सिक्योरिटीज जो होती हैं, जो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज है, उसके अंदर भी पैसा चला जाता है उसी पर्टिकुलर 20% के अंदर से। साथ ही साथ जो स्टॉक्स आपके रियल स्टेट्स के अंदर लिस्टेड हैं, जैसे आपका डीएलएफ हो गया, या एक यूनिटेक करके कंपनी हुआ करती थी, वो हो गया। जितनी बड़ी कंपनीज है रियल एस्टेट की, जिनका प्राइमरी काम रियल एस्टेट ही है, और अपना 75% ऑफ द रेवेन्यू जो रियल एस्टेट से ही कमा रहे हैं और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, उसके अंदर भी आप उनके शेयर्स भी खरीद सकते हैं उस 20% अमाउंट से। रीट वहां पे भी इन्वेस्ट कर सकता है आपके 20% अमाउंट को। और साथ साथ आपके एफएसआई और टीडीआर, एफएसआई हो गया आपका फ्लोर सेक्शन इंडेक्स, और टीडीआर हो गया आपका ट्रांसफर डेवलपमेंट रेशियो राइट, ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स।
इस जगह भी आप आपके पैसे को वो यूटिलाइज कर सकता है। साथ साथ गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज आती हैं वो भी बाय कर सकते हैं उससे, और कैश और मनी मार्केट जो होती हैं वहाँ पे भी वो 20% का कुछ ना कुछ प्रपोर्शन इन्वेस्ट किया जाता है। अब एक चीज़ है जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, जैसे कि जो वैकेंट लैंड होती है या फिर कोई एग्रीकल्चर लैंड हो, उसके अंदर ही कभी आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। ऑल्दो जो वो अगर जो आपकी पर्टिकुलर वैकेंट लैंड है, अगर वो वैकेंट लैंड अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड है, मान लीजिए वहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आ रहा है, आज लॉन्च हुआ, तो उसके अंदर एक बार को वो इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर आ गया, और उसके अंदर फिर वो उसकी ड्यू डिलिजेंस करके एक बार को इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकता है। साथ ही साथ अब इसमें एक क्लॉज और है कि जो 75% जो रेवेन्यू आएगा आपका, जो एज ए डिविडेंड आप सबको मिल रहा है, उसका 75% जो पोर्शन है वो आपका रेंटल से ही आना चाहिए। एक और क्लॉज भी आता है इसके अंदर, रीट कभी भी, मान लीजिए जो एक कोई और भी रीट है, कोई और दूसरी ट्रस्ट है, उसके अंदर कभी वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ना ही उसको वो पैसे कभी उधार दे सकता है। लेंडिंग इसके अंदर परमिटेड होती ही नहीं। अब डिविडेंड्स के ऊपर आ जाते हैं कि जो डिविडेंड्स हमें मिल रहा है उसको कैसे कैसे मिलते हैं। जो डिविडेंड्स है उसका जो मिनिमम 90% जो पैसा होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, यानी कि वो आपको बांटना ही बांटना पड़ेगा। रीट के लिए मैंडेट है, वो आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको 90% पैसा वो आप दो ही दो। मान लीजिए 100 रुपये आए किसी एज अ रेंटल आया या फिर कोई प्रॉपर्टी बिकी उससे 100 रुपये है, तो वो 90% आगे एज अ डिविडेंड जाएगा ही जाएगा। ठीक है, 90% ऑफ द सेल, जो आप अगर कोई सेल हो जाता है तो 90% जो पैसा है वो भी आपके पास जाता है, अगर वो पैसा री इन्वेस्ट नहीं हो रहा किसी और पर्टिकुलर कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर तो। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये हर 6 महीने में होता है। अब ये पब्लिक ऑफर पे आती कैसे, इनका आईपीओ निकलता कैसे, वो एक बार और समझिए। कोई भी रीट को सेबी के अंदर रजिस्टर्ड होने के लिए उनकी जो टोटल एसेट वैल्यू है वो कम से कम 500 करोड़ होनी चाहिए। साथ ही साथ उनका जो मिनिमम पब्लिक फ्लोट है उस 500 करोड़ का वो 25% पोर्शन ही पैसा उठा सकते हैं बाजार से, किसी भी इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर आपका कंपनीज के थ्रू। उसके अंदर 25% पोर्शन ही उस पर्टिकुलर एसेट का इन्वेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ इसके अंदर जो मिनिमम ऑफर साइज होता है वो आपका 250 करोड़ होता है। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा इसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेंट के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल हो या जैसे कि मैं, या फिर कोई कंपनी हो या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, उसको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसके अंदर रिक्वायर्ड है वो 2 लाख रुपए से नीचे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसके अंदर। पर 2 लाख रुपए इतना कम अमाउंट है, मान लीजिए कोई 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी नहीं ले सकता तो वो 2 लाख रुपए तो इन्वेस्ट कर सकता है, उसको कम से कम एक्सपोजर मिल जाता है आपका रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, जो कि बहुत बढ़िया बात है। साथ ही साथ इसके अंदर जब भी आप कोई माल बेचने जाते हैं, जैसे आपने कोई भी रीट लिया हुआ है, अगर आप उसके अंदर उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो ताकि आप अपने डिविडेंड्स ले सको, या फिर वो पर्टिकुलर शेयर वापस कर रहे हो, वो पर्टिकुलर रीट वापस कर रहे हो उस पर्टिकुलर कंपनी को, तो उस केस में क्या होगा, आपको मिनिमम 1 लाख रुपए का लॉट तो बेचना ही बेचना पड़ेगा, उससे नीचे आप बेच नहीं सकते। और पब्लिक ऑफर के अंदर एक और चीज होती है, इनके जो मिनिमम सब्सक्राइबर होते हैं 200 सब्सक्राइबर होने चाहिए इनको पब्लिक ऑफर में आने के लिए, उससे नीचे आप ये लॉन्च नहीं हो सकते पब्लिक ऑफर के अंदर, कोई भी रीट हो चाहे XYZ। अब रीट के एक्चुअल बेनिफिट्स क्या है वो समझिए। देखिए रीट के जो बेनिफिट्स है ना, उसमें सबसे बढ़िया चीज होती है इनकी जो एंट्री पॉइंट है वो बड़ा लोअर है और लिक्विडिटी बड़ी हाई है। कैसे, आप ये देखिए कि जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स हो गया, आप इसके अंदर खुद ही खरीद सकते हो, खुद ही बेच सकते हो विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 लाख रुपीज, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। दूसरी चीज, डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है। डाइवर्सिफिकेशन के अंदर क्या होता है, आपका जो कमर्शियल के अंदर जो एक्सपोजर है वो आपको स्टॉक्स के साथ मिल जाता है, मतलब आपने शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और दूसरे तरीके की इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आप रियल एस्टेट में भी एक्सपोजर मिल रहा है आपको, तो डाइवर्सिफाई कर सकते हो आप अपने फंड्स को कहीं पे भी, वो आपके ऊपर है। साथ ही साथ जो रियल एस्टेट कैन बी स्प्रेड अक्रॉस IT पार्क्स, ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब आप केवल एक पर्टिकुलर दुकान में पैसा लगा रहे हो, आप IT पार्क्स में पैसा लगा सकते हो, कमर्शियल ऑफिस स्पेस में भी पैसा लगा सकता है रीट आपका। साथ ही साथ मॉल्स जो चल रहे हैं, जितने भी रनिंग मॉल्स हैं जहाँ से रेंटल अच्छा आ रहा है, उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट हो सकता है आपका, तो आपका डाइवर्सिफिकेशन बड़ा अच्छा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पैसा लग गया, मान लीजिए एक पर्टिकुलर दुकान में पैसा लगा हुआ है या फिर एक पर्टिकुलर ऑफिस स्पेस में पैसा लगा हुआ है, पैंडेमिक चल रहा है, सारे ऑफिस बंद हैं आज के टाइम पे, तो वहाँ से रेंटल वैल्यू उतनी नहीं आ पा रही। बट उसी केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे दुकानें खुली थी जिसके चलते हमारे पास पैसा फिर भी आ रहा था, तो डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। आपका जो रिस्क प्रोफाइल है वो कम है, उसके अंदर लेसर हो जाता है रिस्क। लेसर रिस्क कैसे होता है वो और समझिए कि एज कंपेयर टू जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है आपकी, या उसके अंदर पैसा तो इन्वेस्ट करते नहीं है, ये बहुत 10% पोर्शन इन्वेस्ट होता है, बाकी 90% पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट होता है जो कि आपका ऑलरेडी बन चुकी है या फिर उनसे रेंटल आ ही रहा है, तो ये तो तय है कि वहाँ से रेंटल आ ही रहा होगा। 75% रेंटल वैसे भी आ ही रहा होता है उस डिविडेंड का। साथ ही साथ जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं जहाँ पे रीट आपका पैसा लगा रहा होता है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि वहाँ से कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट हो ही रहा है, फिर चाहे वो एज अ आपका इंटरेस्ट आ रहा हो या फिर आपका एज अ उसको बेचने के बाद जो अमाउंट वापस आता है वो हो, या फिर उसका रेंटल आ रहा हो, सीधी सी बात है। और जो रिटर्न्स हैं इसके वो भी काफ़ी अच्छे और स्टेबल हैं। कैसे, आप देखो कि होता क्या है,
कमर्शियल रियल एस्टेट में जो रेंटल यील्ड आती है वो आपका 7 से 10% के अराउंड की आती है, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो अलग। दूसरी चीज़ वो आपका वॉलेटाइल नहीं होती मार्केट इतना, जितना आपका प्रॉफिट्स और स्टॉक्स होते हैं। जैसे शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे करता रहता है, जबकि अगर आप कंपेयर करोगे स्टॉक से इसको, तो इसकी जो मार्केट है वो काफ़ी वॉलेटाइल मिलेगी आपको, इतना जल्दी ऊपर नीचे नहीं होते हैं। और अमूमन तौर पे देखने को मिलेगा कि आप वो बढ़ ही रहे होते हैं ग्रेजुअली, धीरे 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 बेशक, लेकिन वो बढ़ते ही है हमेशा। कभी ऐसा नहीं होता कि नीचे जा रहे हैं, क्योंकि तभी कहा जाता है कि प्रॉपर्टी वैल्यू हमेशा बढ़ती है, कम तो कभी होती नहीं है। एक और चीज़ आती है ट्रांसपेरेंसी, समझ लेते हैं इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे होता है इसके अंदर। रीट आपके साथ हर एक तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जैसे आपका पैसा जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ से क्या, वहाँ का उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का क्या एवरेज रेंट है, ऑक्यूपेंसी लेवल क्या है उसका, टेनेंट का प्रोफाइल क्या है, जो आप जहाँ पे आपका पैसा लगा हुआ है उस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, बाइंग और सेलिंग का रेट क्या चल रहा है वहाँ पे, ये भी बहुत अच्छे से बताते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी तो एक एक चीज़ की मिल जाती है आपको, उसके लिए आपको परेशान होने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात है जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत प्रोफेशनली मैनेज होता है। किस तरीके से, जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स होता है क्या, रीट से होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आया और उसने आपको कुछ भी सजेस्ट कर दिया, किसी पर्टिकुलर तरीके का रीट सजेस्ट कर दिया और उन्होंने पैसे आपका कहीं भी लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है, जितने भी इसके अंदर रीट के अंदर अच्छे मैनेजर्स होते हैं जो आपके पैसे के लिए वर्किंग करते हैं वहाँ पे ऑन द ग्राउंड, किस तरीके से रिसर्च बहुत अच्छी करते हैं, मार्केट रिसर्च पे जाते हैं वो लोग, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक, किसी भी पर्टिकुलर रेंटल प्रॉपर्टी या फिर कोई किसी भी जगह पैसा लोन पे देने से पहले उसकी सारा ड्यू डिलिजेंस होता है, बाइंग सेलिंग रेंटिंग डिसीजन लेने से पहले। और साथ ही साथ पता है इसमें सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, हैसल फ्री है बहुत ज़्यादा। किस तरीके से, अब मान लीजिए मैंने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ली या मैंने कोई भी प्रॉपर्टी ली, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उस टेनेंट को भी मैनेज करना होगा, यहाँ तक कि उसके एक एक चीज़ों को मैनेज करना होगा कि वो प्रॉपर्टी ढंग से है नहीं है, उसमें कोई खराबी तो नहीं हुई, या फिर क्या उसका मेंटेनेंस जा रहा है वो भी मेरे को देखना पड़ेगा। तो हैसल फ्री नहीं होता, बहुत सरदर्दी होती है। बट रीट के केस में क्या है कि आपने एक पर्टिकुलर जगह पैसे लगा दिए और वहाँ से आप डाइवर्सिफाई होकर वो पैसा आपका डिफरेंट जगह पहुँच गया और आपके पास आपके रिटर्न्स आ गए, आपको इन सब चक्करों में पढ़ने की कहीं से कहीं तक कोई जरूरत नहीं है। अब ये समझिए कि देखिए इतने सारे बेनिफिट्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, और साथ ही साथ एक सिक्योर तरीका है जिसके ऊपर एक रेगुलेटरी भी है, जो इसको हम सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ब्यूटीएस पार्ट, आप इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से भी आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिल जाता है। बेसिकली उन लोगों के लिए जो आपकी काफ़ी स्मॉल स्केल के जो इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो लोग कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ले नहीं पाते। आप कहीं पे भी जाओगे, आपको ऐसा तो नहीं है कि 30-40 लाख रुपए से नीचे कोई प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलती आज के टाइम पे। कमर्शियल तो वैसे भी नहीं मिलेगी, जो खुद एक इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी है वो तो वैसे भी नहीं मिल सकती। आप उस इन्वेस्टर को जो कि स्मॉल स्केल इन्वेस्टर था, उसको तो एक्सपोजर मिल गया, आज उसके पास एक ऑप्शन है तो पैसा लगाने का थ्रू रीट। सो दिस इज ऑल अबाउट रीट। अब आप अपना पैसा बहुत आराम से रीट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आशा करता हूँ। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। रियलिटी मिनिस्ट्री, अमन भारद्वाज, थैंक यू।